अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज एएसके डेवलपमेंट की तरफ से प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज नंबर 35, आज हमारा 35th वेबिनार है। तकरीबन कोई 2.5 पौने 3 साल पहले हमने सिलसिला स्टार्ट किया था और हर महीने हम एक वेबिनार के साथ हाजिर होते हैं। और आज का जो टॉपिक है, एम्ब्रेसिंग चेंज, बूस्टिंग द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी। इस टॉपिक को सिलेक्ट इसलिए किया था कि जो हालात चल रहे हैं, जो ओवरऑल है, उसमें चेंज को एम्ब्रेस करना, अडेप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। In the continuously unprecedented business world of 21st century, embracing adaptability is more necessary than ever to personal and professional development. From adapting to new technologies to managing professional transitions, learning from feedback and dealing with unpredictable circumstances, the ability to reorient and respond to changing situation is vital. So today webinar is all about this, and आज हमने दो बहुत मोहतरम और लर्नेड स्पीकर्स को इनवाइट किया है। और लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर सलमान नूर शेख साहब, हेड ऑफ एचआर कुतियाना मेमन हॉस्पिटल। Salman Rushev Saab is an experienced HR professional responsible for monitoring, reviewing, and improving internal HR system and processes. He reviews and manages the HR budget, designs, review and implement policies and SOPs, and act as a consultant to the staff regarding policies and procedures. Additionally, he monitors the key HR metrics and keeps management up to date on market practices. He's also a former assistant HR manager at Chendur General Hospital, Karachi. सलमान साहब, वेलकम टू अवर वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेल और सेकंड हमारे स्पीकर हैं जनाब हसन अरशद साहब। हसन अरशद साहब, चीफ एचआर ऑफिसर, आईबीएल ग्रुप। Hassan Rashid Saab, with over 20 years of rich experience in telecom, non-profit healthcare services, and manufacturing sectors, is a trusted advisor to businesses and organizations. An accomplished HR leader, Hassan holds an MBA in HR, a Fulbright scholarship, and various globally recognized certifications. His illustrious career spans Pakistan, USA, and GCC countries. Noteworthy credentials including being a global professional in human resources by HRCI, a Marshall Goldsmith certified executive coach, an SHL certified assessor, a gym learning certified trainer, and holding a certificate in humanistic counseling from CPCAB UK. He's also an MBTI administrator and proficient in behavioral interviewing. Beyond his professional achievements, Hassan has interest in sports, साइकोथेरेपी, यूथ काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट एंड एडवेंचर ट्रैवल। हसन साहब, बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। और हम टॉपिक पे आते हैं, एम्ब्रेसिंग चेंज, अडेप्टेबिलिटी, बूस्टिंग द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी। सलमान साहब, ऑडियंस हमारी यंग प्रोफेशनल्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, इसलिए आज प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज है हमारी। इस सिलसिले में इस टॉपिक पे अपनी प्लीज राय दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अपने बड़े भाई की एग्जाम्पल देके करना चाह रहा हूँ, फिर अपनी एग्जाम्पल देके करना चाह रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ है आपकी आवाज। सही। असल में मैं एक और अपना थोड़ा इंट्रो कराता चलूँ। आपने बताया कि मैं कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में एचआर हेड हूँ। इससे पहले मैं चिनियट हॉस्पिटल में असिस्टेंट मैनेजर एचआर था, और उससे पहले मैं सऊदी अरब में सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में 16 ईयर्स एज एचआर जर्नलिस्ट में वहाँ था, चिनियट हॉस्पिटल से पहले। तो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी पूरी फैमिली सऊदीया में होती है, मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई सब वहाँ पर हैं। मैं इस वक्त मैं भी सऊदीया में था। तो मैं अपनी जॉब खत्म मेरी हो गई, वहाँ जॉब खत्म हो गई, तो मुझे फिर पाकिस्तान आना पड़ा। मेरे बड़े भाई सऊदीया में होते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में है आईटी मैनेजर। तो कोविड से पहले जब वो पाकिस्तान आए अपनी एनुअल वेकेशन गुजारने के लिए, तो अचानक कोविड हो गया और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो कैंसिल हो गए सारे। सऊदी अरब वो नहीं जा सके। उन्होंने उनकी फैमिली ने ये डिसीजन लिया कि चलो पाकिस्तान में ही सेट होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड और सऊदी अरब का लिविंग स्टैंडर्ड वेरी डिफरेंट। यहाँ का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, वहाँ का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, यहाँ लोड शेडिंग, सो मेनी इश्यूज, वो सरवाइव नहीं कर सके। जो उनकी लाइफ में चेंज आया ना, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सके। और एट द एंड उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरे को सऊदी अरब दोबारा मूव हो जाना चाहिए, मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर सकूंगा। और जब फ्लैट ऑपरेशन स्टार्ट हुए साल बाद, तो वो अपनी फैमिली को उठा के सऊदीया चले गए। मेरी जॉब खत्म हुई, मैं पाकिस्तान आया, मेरे साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई, लेकिन मैंने इस चेंज को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा सऊदी अरब नहीं जाऊंगा। मेरी लाइफ में अगर अल्लाह पाक की तरफ से कोई चेंजिंग आई है, तो इसमें अल्लाह पाक की तरफ से कोई बेहतरी होगी।
तो मैं पाकिस्तान में ही अपने आप को सेटल करने की कोशिश करूंगा, अल्लाह ताला के फैसले के तहत मैं दोबारा सऊदीया नहीं जाऊंगा। और जो भी मेरी लाइफ में चेंज आया है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं अपने बड़े भाई की तरह यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकूंगा, मजबूरन मुझे फिर वापस जाने का डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं जाना चाह रहा। तो दिस इज एडोप्टेबिलिटी, कि आपकी लाइफ में जो चेंज आया है ना, आपने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना है फॉर द सर्वाइवल। अदरवाइज आप ना ग्रोथ कर सकते हो, ना आप सर्वाइव कर सकते हो, ना आप चल सकते हो। दिस इज व्हाट एडोप्टेबिलिटी, कि आपके अंदर आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है वक्तन फवक्तन आपने उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। दिस इज एडोप्टेबिलिटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हसन साहब, सर टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जैसे सिचुएशन, हर इंसान किसी न किसी सिचुएशन से गुजरता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे जब लोग बाहर से आते हैं, तो सबसे पहले चंद साल वो इसी मखमसे में रहते हैं कि वो वापस क्यों आ गए या कि वापस जाना चाहते हैं, और उसमें वो दोनों जगह सेटल नहीं हो पाते। एनीवे सर, एम्ब्रेसिंग चेंज कितना इंपॉर्टेंट है, अडेप्टेबिलिटी की जो पावर है उसको अडेप्ट करने की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है सर, आप प्लीज गाइड कीजिए हमारे ऑडियंस को। श्योर। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं जो अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस पे जब ये वर्ड सुनता था, चेंज मैनेजमेंट, तो आई यूज टू थिंक दिस वाज जस्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एंड रियल लाइफ इज डिफरेंट। एंड स्पेशली जब करियर स्टार्ट किया तो एवरी डे थिंग्स वर मूविंग सो फास्ट। तो आई सेड कि ये चेंज मैनेजमेंट सिर्फ बुक्स की हद तक है। बट जूं जूं मैं मिड टीयर पे पहुंचा, मैनेजरियल टीयर्स में, और स्पेशली जब मैं अर्ली सीनियर टीयर पे पहुंचा, सो व्हेन आई वाज अ न्यू हेड ऑफ एचआर, आई रियलाइज्ड कि जब मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन लुक्स upon me to bring certain changes, so my I think I get paid for change management. So that's how would I would start my conversation. Okay, the higher you go in organization, your responsibility is not to manage the day to day. It is more about bringing positive changes in the organization, and then उस change की psyche को समझना बहुत जरूरी है. So I will just share. आई एम श्योर जो ऑडियंस है उन्होंने उस मॉडल का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन मैं एक दफा दोबारा कह देता हूँ, जिसको हम अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज कहते हैं। सो कोई भी जो करंट स्टेट है, स्टेट ऑफ अफेयर्स, वो फ्रीज हुई हुई है, उसको आपने आइस क्यूब्स की तरह पहले एक मेल्ट करना है और अनफ्रीज करना है। देन यू चेंज देम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, एंड देन फिर उसको रीफ्रीज करना। सो इट्स इजियर सेड देन डन। इट्स नॉट एज इजी कि आपने अनफ्रीज किया, चेंज किया और रीफ्रीज कर दिया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, स्किल्स, स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स लीडरशिप टू मेक द चेंज हैपन। सो मेरा जो स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन थी वो ये थी, एंड आई विल वेलकम मोर क्वेश्चंस। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ऑडियंस, चेंज, चेंज एक अडेप्टेबिलिटी, देखें हालात और वाकयात कभी एक जैसे नहीं रहते। कहते हैं ना कि जो एक अच्छी बात कही, मेरे ख्याल में महमूद गजनवी उसका कि उन्होंने अपने जो खादिम से कहा कि कोई ऐसी बात करूंगा कि वो ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अच्छा वक्त भी गुजरता है, बुरा वक्त भी गुजरता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको फेस कैसे करते हैं। जैसे अभी सलमान साहब ने बताया कि लाइफ में बहुत जगह ऐसा आता है, जॉब चेंज होती है, कट ऑफ्स होते हैं, ले ऑफ्स होते हैं, कभी कभी आप पे मुश्किल वक्त आता है आपको टेस्ट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी जल्दी आप उस चेंज को अडेप्ट करते हैं। इसी हवाले से मजीद इसको हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा, सलमान साहब आपके पास आता हूं सर, डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस इन ऑर्गेनाइजेशन, रेजिलियंस को कैसे डेवलप किया जाए, कितनी इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, सबसे पहले जो इंसान के अंदर मेरे नजदीक जो एक अहम जो चीज होने की जरूरत है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में जाके, किसी भी सिचुएशन में आप जाके आप उस सिचुएशन को फेस कर सकते हो, आप उस सिचुएशन को इजीली टैकल कर सकते हो, अनटिल अनलेस अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं हो। सबसे पहली बुनियादी चीज तो ये। दूसरा, सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आता है, रेजिलेंस आती है, आपकी बुनियादी चीज है कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए किसी मामले के अंदर, आपने कुलीग्स के अंदर या आपकी मैनेजमेंट के अंदर या किसी और इश्यूज के अंदर। बाजुकात क्या होता है कि मैं देखता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, अभी थोड़े दिनों पहले, एक हफ्ते के पहले
थोड़े थोड़े मैनेजमेंट के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ फाइनेंस मैनेजर, कुछ मेंटेनेंस मैनेजर। तो मैंने उनको जाके ये समझाया, मैंने कहा देखें, हम इन मैनेजमेंट के बगैर नहीं चल सकते, हमारे तो 100 काम मैनेजमेंट से अप्रूव होके आगे जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो कुछ भी हो गया है ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है, जो एक राब्ता जो मुनक़ता जो हो गया है ना अचानक, फॉर द टाइमिंग इसको तूल ना दें। तो जितनी जल्दी हो सके मुलाकात करें, बैठें, मसले को रिजॉल्व करें और इस इशू को रिजॉल्व करें, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेरी जाती तौर पर प्रैक्टिस भी यही है कि अगर कोई भी इशू होता है, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी इशू होता है, मैं उसको बिल्कुल भी तुलने देता और सिचुएशन को फौरन रिजोल्व करने की कोशिश करता हूँ विद द मीटिंग्स, विद द कम्युनिकेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर हसन साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस ऑर्गेनाइजेशन। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज लीजिएगा। बिल्कुल। सो ऑर्गेनाइजेशंस में resilience, इट्स अ वेरी intangible measure. ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो मेजर हो रही होती है वो यूजली प्रॉफिट एंड लॉस से हो रही होती है, बैलेंस शीट से हो रही होती है, और कंपनी के जो मेजर केपीआईज हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, सेल्स के बेसिकली टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, सेल्स कितनी हो रही है, कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना आ रहा है। टैक्स वगैरह पे तो आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस एक ऐसी चीज है या जिसे आप किसी भी तरह मेजर करना चाहें, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क टू डू। So the first thing is to see कि where are we standing in terms of organizational resilience, how resilient we are. So usually surveys run हो रहे होते हैं और आपको एक employees का sentiment पता लग जाता है। And the most important thing is, मेरे एक बॉस थे, वो कहते थे किसी भी कंपनी का आपने का कल्चर जानना है ना, तो गो एंड टॉक टू पीपल इन द स्मोक ब्रेक्स। जब लोग सिगरेट पी रहे हैं तो वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली देयर फ्रस्ट्रेशन एंड व्यूज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑर्डर टू डेवलप रेजिलियंस, मेरे पास दो तीन चीजें हैं जो, और ये सारी मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखी। एक तो बेंचमार्किंग है। जब आप अपने एम्प्लॉयज को ये बताते हैं कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वर्सेस हाउ द इंडस्ट्री इज बिहेविंग, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। व्हेन एम्प्लॉयज के शिकवे अक्सर होते हैं, कंपनी हमारे लिए ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, लेकिन जब आप उन्हें एक रीजनेबल बेंचमार्क देंगे, यू विल बी टेलिंग देम थ्रू सम प्रोफेशनल चैनल दैट दिस इज द वैल्यू यू गेट by working for us and versus this is how the whole economy and industry is behaving. एक तो उनको काफी उससे फर्क पड़ता है। The second is the organizational purpose and communication. So one of my ex bosses, हमने एक इवेंट किया था, उस पे उन्होंने एम्प्लॉयज को मुखातिब करते हुए कहा कि वो एक सीमेंट कंपनी थी। सो ही सेड जो स्कूल्स बने वो उसी सीमेंट से बने जिस पे आज बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, और जो हॉस्पिटल्स बने वो उसी सीमेंट से बने। सो एवरीबडी गॉट सो पॉजिटिव अबाउट कि उनका जो काम है वो कोई सिर्फ सीमेंट कंपनी को चलाना नहीं है, बट दे आर ऑल्सो बाय प्रोड्यूसिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट they are also serving a bigger purpose. So everybody got that, resilience in them and that motivation in them. So top leadership की जो sponsorship है, टॉप लीडरशिप की जो अपनी लीडरशिप स्किल्स हैं, उनको कंटिन्यूसली अब्रेस्ट करना एंड हैविंग देम सेंड आउट द मैसेज ऑफ रेजिलियंस एंड पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कंपनीज में उतार चढ़ाव आता है, बिजनेसेस आर नॉट लीनियर, दे आर साइक्लिक, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अप्स में हम्बल रहना और डाउन्स में रेजिलियंट रहना इज द जॉब ऑफ लीडरशिप, एंड दे आर शुड बी इन अ गुड पोजिशन टू कम्युनिकेट टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच सर। बट इसमें एक और मैं मिसाल देना चाहूंगा। क्रिकेट हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान का वो सबसे मकबूल तरीन खेल है। आजकल जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद हुआ कि जी कॉन्फ्लिक्ट था खिलाड़ियों के दरमियान। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि एक कैप्टन था, उसे हटाया, फिर दूसरा कैप्टन आया, उसको भी हटा के फिर पहला कैप्टन आया। तो और रेजिस्टेंस आ गई, पॉकेट्स बन गई, ग्रुप्स बन गए। आज से कुछ अर्से पुरानी बात है, जब श्रीलंका बहुत अच्छी जा रही थी। अब तो श्रीलंका की टीम भी इतनी अच्छी नहीं है। श्रीलंका तो उसमें एक दफा उन्होंने कहा कि ये वह टीम है दुनिया की जिसमें इस वक्त 7 कैप्टन खेल रहे हैं। ठीक है, कैप्टनसी एक
एक जिम्मेदारी थी, कैप्टेंसी कोई एक वो नहीं था, ओहदा इस सेंस में नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी। तो वो कैप्टन बने, चेंज हो गए, किसी को दूसरे को कैप्टन बनाया। तो वाइट टीम थी जिसमें 7 कैप्टन खेलते थे और वो आराम से एक्सेप्ट करते थे दूसरे को, और इट वाज द बिगेस्ट प्लस। सियासत वहां भी आई, चीजें आई, अदरवाइज हुई, बट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अगर किसी वजह से हट भी जाती है तो आपको, इट्स माय टर्न। कल मैं एक टीवी पे सुन रहा था, पॉलिटिकल पार्टी का था, तो उसमें कहा कि जी एक अपनी टर्न का इंतजार कर लेना चाहिए। मैं किसी उस तरफ नहीं जा रहा, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेजिलियंस, लचक जिसको कहते हैं कि है। सुना साहब, अगले उस पॉइंट को, सब पॉइंट पे आता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग ग्रोथ माइंडसेट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्यूरोसिटी। ठीक है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो ग्रोथ माइंडसेट रखें तो ऑटोमेटिकली चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या, कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इस चीज को एनफोर्स किया जा सकता है या इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि ग्रोथ माइंडसेट को रखा जाए, फ्लेक्सिबिलिटी, क्यूरोसिटी, इन चीजों को कितनी इंपॉर्टेंट। सर सर बात ये डिपेंड करता है कल्चर पे। अब मैं आया हूँ सऊदी अरब में, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में, तो वहाँ का जो प्रोफेशनल कल्चर था वो कुछ और था। यहाँ पाकिस्तान में जब से मैं आया हूँ, यहाँ का जो प्रोफेशनल कल्चर जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ वहाँ वहाँ एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट दिया जाता है, इतना उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि उसके दिल और दिमाग में आउटसाइड अगर देखो तो किसी किस्म का कोई वो नहीं रहता, कि घुटन नहीं रहती। अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में अगर वक्त गुजार रहे हैं ना, तो उसके दिल और दिमाग में कोई घुटन नहीं रहती, यार मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, यार मुझे यहाँ से मूव होना चाहिए। वो इस तरह की बात नहीं सोचता। पाकिस्तान के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह का है, टर्नओवर रेशियो देख लें आप। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर महीने 15-20 लोगों का आना जाना लगा रहता है। सबसे पहले तो बुनियादी चीज ये कि हमारा जो कल्चर है ना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का, हमें उसको सुधारने की जरूरत है, जो कि बिगड़ा हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से सेठिया कल्चर की वजह से। जब तक हमारे इदारों के अंदर सर कॉरपोरेट कल्चर नहीं आएगा ना, फुल प्रोफेशनल, और टॉप लीडरशिप जब तक मैनेजमेंट को ऑथोराइज नहीं करेगी, और मैनेजमेंट जब तक एचओडीज को ऑथोराइज नहीं करेंगे अपने अपने मामलात के अंदर, तब तक वो एक पॉजिटिव कल्चर नहीं आएगा। और पॉजिटिव कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं इसलिए मुझे भी प्रिविलेज है कोई 10 साल बाहर सऊदी अरब में काम करने का। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो होता है, हम ऑर्गेनाइज कल्चर अगर हम इसको कहें, इसलिए कि जो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज, अनसर्टेनिटी, हाँ वही वही वही। एग्जैक्टली, हम उसको इसलिए कि वहां पता है क्या होना है। जैसे हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड पे काम करते थे, हमें पता होता था, हर एम्प्लॉय को पता होता था कि जी उसका साल के एंड में क्या बोनस बनेगा, ये उसका जी केपीआई है, वो कितना उसको अचीव कर रहा है। और अगर वो अचीव करता था तो फिर चीजें हो जाती थी उसमें। उसके बाद फिर यस, 10% 20% जो है वो सुपरवाइजर का इनपुट होता था, बट बहुत ज्यादा चीजें स्टेप्स वाइज होती थी। तो जो ऑर्गेनाइज कल्चर है वो बड़ा हेल्प करता है, तो उससे थोड़ा सब्र आ जाता है, अनसर्टेनिटी नहीं रहती, तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। जी हसन साहब, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सपोर्ट टू एम्ब्रेस चेंज। अब जो पिछला पॉइंट था उसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहिए तो मोस्ट वेलकम। और हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सपोर्ट टू एम्ब्रेस चेंज, प्लीज। राइट। अच्छा देखें, पिछले पे तो आई थिंक सर ने काफी रोशनी डाली। इस पे मैं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पे मैं ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव लेता हूँ कि हम लोग अक्सर अपने ही प्री कंसीव नोशंस की वजह से बहुत सी चीजों में सक्सीड नहीं हो पाते। सो आई गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल से शायद लोग रिलेट कर पाए। सो मेरा 7-8 साल जब टेलीकॉम सेक्टर में गुजरे, तो टेलीकॉम सेक्टर थोड़ा सा फैंसी था। तो हमारे ऑफिस में कभी वसीम अकरम, कभी विंड मोबिलिंग इंडिगो की मॉडल्स, तो बड़ा एक फैंसी सा कल्चर था। मेरी जो दूसरी टेलीकॉम के बाद कंपनी थी वो थी यूफोन। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू बेस्ट वे विच वाज अ सीमेंट कंपनी। तो वो एकदम मेरे लिए शौक था, बिकॉज सीमेंट इज अ वेरी नॉन ग्लैमरस ऑर्गेनाइजेशन। सो I was honestly unable to relate to a lot of things and lot of people and lot of cultural notions. मुझे समझ ही नहीं आती थी कि am I at the right place। मेरे 7 साल जो ग्रूमिंग हुई है वो बड़ी फैंसी सी चीजें, बड़ी हमने शशके वाली बातें की, और ये मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन अपनी चेंज को लाने के लिए जो मैंने इनिशियल अप्रोच ली थी वो थी वन वे। एंड लेटर आई रियलाइज्ड कि एवरीबडी हैज दैट पोटेंशियल जिससे आप बात कर सकते हैं। सो स्पोर्ट ग्रुप्स, आपका सवाल था, स्पोर्ट ग्रुप्स यू कैन ऑलवेज फाइंड। वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी ऑल हैव द सेम नीड्स। सो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल,
you will always find common grounds where you can build upon things and take that change process forward. So मेरे बेस्ट वे में दो टेन्योर रहे हैं. तो पहले टेन्योर में मैं सीनियर मैनेजर था, सेकंड में हेड था. So I changed the strategy a bit and I started inviting people for a cup of coffee in my office, and I had a little coffee machine, और उसके बहाने बहुत सी लोगों की गपशप हो जाती थी. So I was able to read their views and make those coalition partners जो कि मेरे ही various change initiatives को board level पे support करते थे. So what happened was कि जो भी initiatives लिए वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ HR ड्रिवन थे, वो फिर लोगों ने उसको ओनरशिप ली. एंड आई वाज एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ पीपल who were advocating for those changes. So a few examples are building a robust performance management system, digitalization की effort थी, employee recognition programs थे, communication forums थे. All these were first time in the history of the company. And those support groups, and of course, I had to give credit to my seniors जिन्होंने उसको अप्रिशिएट किया. सो यू हैव टू रीड देयर माइंड कि उनके जहन में क्या ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, उनके जहन में ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज में ये कहाँ बैठती है, तीसरे चौथे नंबर पे बैठती है. तो आपने उनकी प्रायोरिटी वन को समझना है और उसको एड्रेस करना है. यू कैन नॉट जस्ट से कि यार जस्ट बिकॉज मेरा XYZ कंपनी में ये एक्सपीरियंस था एंड आई एम हियर टू रेप्लिकेट दिस. सो दिस इज the strategy which I have used to build those coalition partners and a support and a network which help make a change happen. थैंक यू सर. हाफिज मुस्तफा साहब एक क्वेश्चन करें, मैं ही इसका जवाब दे देता हूँ. डिफाइन रेजिलियंस इन सिंपल वर्ड्स. हाफिज साहब, लचक पैदा करना, चीजों को अडॉप्ट करना. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. 2003 में मैंने हॉस्पिटल को छोड़कर टेक्सटाइल को ज्वाइन किया. मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल चार्ट अकाउंट. तो मैंने हॉस्पिटल के सेक्टर को छोड़ के मैं टेक्सटाइल में चला गया. तो जब मैं टेक्सटाइल में गया तो वहां पे एक साहब थे मुझसे पहले जो GM थे, वो किसी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से उनको इमरजेंसी में मुल्क छोड़ना पड़ा था. कोई उनके भाई का मर्डर हुआ था, कुछ था. तो वो बड़े हरदिल अजीज थे, वो तमाम स्टाफ के इंतहाई हरदिल अजीज थे. और जब मैं गया तो पहले हफ्ते में यही सुनता रहा कि वो तो बहुत अच्छे थे, उनका जो वर्क लेवल था वो क्या लेवल था, आप तो नहीं हो सकता. जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिस लेवल पे वो फैसिलिटेशन कर दी है उन्होंने, कोई कर ही नहीं सकता. तो आप आ तो गए हैं. तो अब दो तरीके थे, या तो मैं तो मोस्ट सीनियर पोजीशन पे गया था. वो साहब जो गए थे वो एक कंपनी के जनरल मैनेजर फाइनेंस थे, मैं उनके 7 कंपनीज का ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंस बन के गया था. बट मैंने उस चीज को बड़ा पॉजिटिवली लिया. और कहते हैं, हालांकि उस वक्त कंपैरेटिवली यंग था, तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया. मैंने कहा जी वाकई मैंने भी उन साहब की तारीफें करना शुरू कर दी. मैंने उन साहब की बड़ी तारीफें की और मैं गया, वाकई मैं उन साहब से मिलना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि यार इतना अच्छा बंदा क्यों इमरजेंसी में चला गया. और एक साहब ने मेरी फोन पे बात भी कराई, मैंने उनकी बड़ी अप्रिशिएट किया. और ग्रेजुअली 4 महीने गुजरे, 3-4 महीने बाद वो सारी बातें मेरे लिए शुरू हो गई. रेजिलियंस का मतलब है लचक पैदा करना, नो से स्टार्ट मत करना. चीजें होती हैं किसी पर्पस के लिए. जैसे भी हमने बात की, कोई आया, आपकी कोई चेंज आ गई, आप कंपनी ने डिसाइड किया कि आपके डिपार्टमेंट में आपके सुपीरियर हायर कर रहे हैं. हमने हो गया कि कैसे हो सकता है, मेरी क्यों नहीं बात मानी, या किसी मीटिंग में बैठे हुए आप और आपकी एडवाइस नहीं मानी, किसी और की एडवाइस मान ली, उसके रीजन होंगी और हम अकड़ गए. ये लचक जो पैदा होती है ना, ये इसको रेजिलियंस कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें जो हो रहा है. आप, मैं ये नहीं कह रहा गलत बातों पे रहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, बट पॉइंट या डिस्कस करें, या समझ जाए, या कन्विंस कर लें, या कन्विंस हो जाए. उसके अलावा कोई चीज नहीं होती. आप जब तक रखेंगे अपने जहन में और आप काम भी करते रहें और चाहें कि अपनी डे नीड की मजेद अलग बना ले, वो आपके लिए तो नुकसानदेह है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत नुकसानदेह है. सर एक क्वेश्चन है, सलमान साहब, मैं आप किसी के पास आता हूं. What steps should one take to adapt to change when transitioning from a large established corporate sector to a small unstructured and growing company? ये आई थिंक सो काफी सूटेबल है, इसलिए कि आप सऊदी जर्मन छोड़ के पाकिस्तान आए हैं, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? ये तो मेरी दुखती हाथ पे राग क्या नाम है Exactly. वो बंदे ने जो है बड़ा खतरनाक मेरे से सवाल किया. बात ये है कि मैं एक वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन, जिनकी हर चीज बड़ी बेहतरीन, अब पाकिस्तान के अंदर ये सेठिया कल्चर और एक बड़ी अनस्टेबिलिटी. बात यह है कि वक्त और हालात के साथ आपने अपने आप को मारना है. सिंपल सी बात है. अब जाहिर बात है, बाज़ोकात मेरे साथ ऐसी कैफियत हो जाती है कि मैं कहता हूँ बस. मेरे बड़े भाई अक्सर मेरे से वीडियो कॉल पे होते हैं, वो कहते हैं सलमान चेहरा बता रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं आपका वीजा भेज देता हूँ.
तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, वीजा वहीं रखो, मुझे आने की भी जरूरत नहीं है। मेरा मेरा चैलेंज इस वक्त ये है कि वक्त और हालात जैसे भी हों, मुझे अपने आप को यहाँ सरवाइव करना है, ये मेरा चैलेंज है। दूसरा, जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान का है ना, उसमें देखें, बात सुने, हम मैनेजमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम किसी इदारे को चेंज नहीं कर सकते, ये तो मैंने अंदाजा लगाया पाकिस्तान आके। हाँ, लेकिन मैं अपने तजर्बे की रोशनी में मैं अपने डिपार्टमेंट को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम को इंप्रूव कर सकता हूँ, और मैं मेरे जो फंक्शंस है मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, मैं उनको मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकता हूँ कि सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में सर एचआर के अंदर मैं ये सारे फंक्शन इस तरीके से रन करता था, मैं चिन्योट के अंदर ये तब्दीली लेकर आया, मैं यहाँ पर ये मैं चेंजिंग में ला सकता हूँ। तो मैं अपना एरिया तो इंप्रूव कर सकता हूँ, और मेरा अपना एरिया इंप्रूव हो गया, डेट इज माई अचीवमेंट, डेट इज माई इनर सेटिस्फेक्शन। अगर मैं कोई पॉलिसी चेंज कर सकता हूं, मैं अगर 6 महीने का प्रोबेशन 3 महीने पे ला सकता हूँ, 9 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे पे ला सकता हूँ, तो जो जो मैं रिकमेंडेशन मैनेजमेंट को मैं दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं ठीक, नहीं मैंने एटलीस्ट मैंने अपने हिस्से का पार्ट अदा करा। डेट इज। यस सर, थैंक यू सो मच। सर साहब, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं उसको समझने भी चाह रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। इस इम्तियाज हुसैन साहब पूछ रहे हैं, इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑब्लिक मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट और डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? इफ यस, देन व्हाट इज द आइडियल स्पैन फॉर अ सुपरवाइजर? मतलब मेरे ख्याल में समझना चाह रहे हैं कि कितना टाइम इंपॉर्टेंस उस कंट्रोल का स्पैन, कितना टाइम लगता है। इस हवाले से क्वेश्चन को पूछना चाह रहे हैं। सर आप म्यूट हैं। सर साहब, आपका माइक बंद है, प्लीज जी। जी। जो थोड़ा सा मैं पिछले क्वेश्चन पे ऐड कर देता हूँ क्विकली, जी फिर प्लीज। इस पे आ जाता हूँ। देखिए, पिछले में जो साहब ने पूछा कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आने का डिसीजन, तो सबसे पहले तो किस टाइम पे ये डिसीजन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, वन हैज टू बी प्रिपेयर, वो कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू मे इवन गेट इट। So you are getting into something very unstructured. So if you have worked for 5 to 8 years in a large scale organization, तो आपको आदत पड़ चुकी होगी certain mature processes की. If you are going in a startup or a non-structured organization, so you have to lower your expectations. वहाँ पे आप generalist होते हैं. So you do a lot of things, jack of all होते हैं. So and you know, startups में agility बहुत ज्यादा होती है, so approval chains बड़ी flat होती है. So you have to be ready with all these changes. But if startup grows, the glory is always there. अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाले। सो जनरली हम स्पैन ऑफ कंट्रोल से ये मुराद लेते हैं कि एक मैनेजर को कितने लोग रिपोर्ट करें जिससे एफिशिएंट रिजल्ट्स आ सकें। सो 5 to 7 इज अ नंबर विच इज जनरली नॉन यूनिवर्सल। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास 8 या 10 या और ज्यादा लोग होंगे जो आपके डायरेक्ट रिपोर्टिंग में है, सो व्हाट इज अ मैनेजर्स जॉब? अ मैनेजर्स जॉब इज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल थ्रू रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स, through coaching, mentoring, and developing the people. अगर वो मैनेजर दिन में 8 मीटिंग्स करेगा या हफ्ते में लेट से दो दो दफा उनसे मिलता है, सो दैट्स टू मच। सो क्लियरली समथिंग इज रॉन्ग। सो एक रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल जरूर होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि एक मैनेजर के पास एक ही बंदा है, दो दैट मीन्स कि वो सारा वर्कलोड उसी पे आ रहा है। क्लियर स्पेशलाइजेशन जरूर होनी चाहिए। 3 to 4 इज समथिंग विच आई थिंक इज रीजनेबल, एंड इन माई एक्सपीरियंस आप उनको एक हेल्दी कंपटीशन और सक्सेशन प्लान उनमें क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, बट मेरे ख्याल में व्हाट आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इज कि 3 से 4 लोग अगर आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग में हो तो दैट्स प्रीटी गुड। लास्ट एक मैं एग्जांपल ऐड करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, ही वर्कड फॉर अ वेरी गुड अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक कंपनी। तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ दो मैनेजर्स होते थे, एक हमारा होता था डेवलपमेंट मैनेजर और एक हमारा होता था डिलीवरी मैनेजर। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। द डिलीवरी मैनेजर इज ओनली इंटरेस्टेड इन द फंक्शनल डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बट द डेवलपमेंट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सन रिटेंशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड मूविंग फ्रॉम प्रोजेक्ट ए टू प्रोजेक्ट बी। डिलीवरी मैनेजर आपका चेंज होता रहता है, डेवलपमेंट मैनेजर आपका फिक्स होता है। In case a client is suffering and they are not getting the appropriate service या employee resign कर गया और कोई बैकअप नहीं है, तो डेवलपमेंट मैनेजर की शामत आ जाती थी। उसके केपीआईज ही इस तरह बने हुए थे। So that is how the span of control वाला मामला works.
थैंक यू सो मच सर। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसके बाद लेते हैं। सलमान साहब, एनेबलिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनेबलिंग इनोवेशन क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें सपोर्ट करती है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को डेवलप करें कि लोग जो है वो चेंज को एम्ब्रेस करें, अडेप्टेबिलिटी पे आए। तो जाहिर बात, कुछ इनोवेशन क्रिएटिविटी लोगों को मसरूफ भी रखती है, लोगों को डाइवर्ट भी करती है। ये प्लीज इसके ऊपर अगर थोड़ा सा। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के अंदर हमारा जो है एक कंप्लेन बॉक्स बना हुआ था एम्प्लॉय के लिए एचआर डिपार्टमेंट के बाहर। तो उसमें क्या होता था, एक, हाँ, एम्प्लॉय को हमने फुली मौका दिया हुआ था कि वो किसी भी किस्म की कोई सजेशन देना चाहें, उनको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंप्लेन बॉक्स में, सजेशन बॉक्स में वो एवरी डे एचआर डिपार्टमेंट में वो सजेशन या कंप्लेन आती थी तो हम उसको रिव्यू करते थे। प्लस सेटिस्फेक्शन सर्वे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे हम करवाते थे हर क्वार्टर वाइज, जिससे हमारे क्वेश्चनर होते थे वो हम एम्प्लॉय को देते थे। वो उसके अंदर वो अपने इश्यूज डिस्कस करके एचआर तक पहुंचाते थे। वो एचआर क्या करता था, हम लोग फिर अपनी एक्सेल शीट मेंटेन करके वही सारे इश्यूज मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते थे कि ये इश्यूज हैं जो एम्प्लॉयज के हैं, जो एम्प्लॉयज तक से हम तक पहुंचे हैं। इस तरीके से क्या होता था कि बहुत सारे आइडियाज हमें बाजुकात एज एचआर प्रोफेशनल, हम जब ऑपरेशन रन कर रहे होते हैं एचआर के अंदर, बाजुकात हमारे दिमाग में नहीं होते, लेकिन बहुत सारी चीजें क्रिएटिविटी के हवाले से, गुड आइडियाज के हवाले से हमें एम्प्लॉयज की तरफ से मिल जाते थे कि हाँ यार, हम इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये एक आइडिया इस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, ये एक आइडिया इस बंदे ने दिया है, बेहतरीन आइडिया है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते थे। ओपन डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज के दौर में मतलब इतना ये माहौल नहीं है ओपन डिस्कशन का, ना किसी को बोलने दिया जाता है आज के दौर में। अगर कोई बोलता भी है तो अव्वल तो हर कोई माहौल ऐसा है कि खामोशी बैठो, अगर बोले तो गए। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान को तो ये एनवायरनमेंट है कि अगर बोले तो गए, बेहतर है खामोशी बैठे रहो। सऊदीया में क्या होता था, आपने भी देखा होगा, हमारे सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में क्या होता था कि एम्प्लॉय रिक्रिएशन एक्टिविटी में बहुत ज्यादा करवाता था, इतनी करवाता था कि हमारे ओनर की तरफ से हमें था जितना पैसा खर्च करना है करो, इनको इनको घूमने के लिए भेजो, इनको पिकनिक के लिए भेजो, इनको नेशनल डे सेलिब्रेशन करो, इनके पिकनिक पार्टीज करो, इनके बर्थडे सेलिब्रेशन करो। और प्लस क्या क्या हम इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम मजीद क्या क्या रिक्रिएशन एक्टिविटीज कर सकते हैं, इनसे पूछो ये क्या क्या करना चाहते हैं। तो बाज़ बास्केटबॉल की रिकमेंडेशन आ जाती थी, हम बास्केटबॉल करा दिया करते थे। पाकिस्तानी नेशनल टीम की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट की आया की वो हम करा दिया करते थे। तो ये एनवायरनमेंट मैंने वहां देखा है, उस पर हम काम करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही कम है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर 14 अगस्त का प्रोग्राम करवाना है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा यार सलमान, आई एम सॉरी, 10,000 तो नहीं मिल सकते, आप बस हल्का फुल्का सा जो है ये झंडियां वंडियां लगा लो यहीं पर ही, बस अपना कर लो, मिला के मसला थोड़ी है। तो सर एक मैनेजमेंट की सपोर्ट और लीडरशिप की सपोर्ट का होना भी बहुत जरूरी है, जब भी कुछ ना कुछ हो सकता है, अदरवाइज आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। तो सलमान साहब शदीद सऊदी जर्मन को मिस कर रहे हैं। चले, आई एम नहीं, सॉरी, आई आई एम वेरी अंडरस्टैंड, आई सॉरी, अंडरस्टैंड। आई एम वेरी सॉरी। नो, आई टोटली अंडरस्टैंड। आई मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि मैं तो, मेरा घर तो आपसे, आपके मेरे मेरे घर की छत से सऊदी जर्मन नजर आता था। आई कैन फील यू। सर सब सर, सर दो दो क्वेश्चन आपके लिए बारी बारी पूछता हूँ। एक तो इम्तियाज हुसैन साहब उसी स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कह रहे हैं कि 0 to 7 to 8 इज नॉट अ क्लासिकल थॉट इन मॉडर्न ट्रेंड्स, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, प्लीज क्लियर। जी जी, मैंने ये जरूर ऐड किया था कि ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मेच्योर है, स्टार्टअप है, किस लेवल की है। तो ऑफ कोर्स ये 7 to 8 कोई हरफ आखिर नहीं है। मैंने अपना पर्सनल बताया था कि आई हैव एंजॉयड मैनेजिंग 3 to 4 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। तो उससे ज्यादा मुझे लगता था कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है सुपरवाइजर, सुपरविजन की बात हो रही है। लीडरशिप और चीज है, सुपरविजन और चीज है। तो सुपरविजन डेफिनेटली 7 to 8 आपने मैक्सिमम कहा था कि इससे ऊपर फिर डेफिनेटली वर्क इफेक्ट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन है अस्का समीन साहिबा का, आपसे स्पेसिफिकली। हसन साहब मूव्ड फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची फॉर हिज करियर, leaving back his family and hometown. How did he manage this change, and how important it is to step out of comfort zone to ensure growth? Any suggestion for upcoming talent? बिल्कुल, मैं इसका आंसर देता हूँ। उससे पहले जो सर सलमान साहब ने बात की, मैं जी इनको जी। ये कहना चाह रहा था कि रेजिलियंस की बात हो रही है।
तो रेजिलियंस यही है कि झंडियों के पैसे मिल गए, ये भी बहुत है। एग्जैक्टली। इसमें तो हमें सारा तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पैसे का होना भी है। हमें तो कभी कभी झंडियों के भी नहीं मिलते थे। नहीं मिलता। तो एनीवेज, देखिए ये जो क्वेश्चन है कि रिलोकेशन, सो आई वाज अ बिट फॉर्चुनेट कि मैं 2012 में आई गॉट अ स्कॉलरशिप एंड आई वेंट टू द यूएस। और मैं नया नया मैनेजर हुआ था यूफोन में, मुझे याद है मुझे नया नया फ्यूल कार्ड मिला और मैनेजर का टाइटल, तो कि ये चीजें थोड़ी जब मिलती हैं नई नई तो अच्छा लगता है। तो और मुझे Correct. फॉरेन ही स्कॉलरशिप मिली, मुझे यूएस जाना पड़ा, तो मैं थोड़ा सा डबल माइंड हो गया। लेकिन मैं जब वो अमेरिका गया तो आज तक मेरे ग्लोबली दोस्त हैं, हमने बहुत कुछ वहाँ पढ़ा सीखा, कल्चरल एक्सचेंज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एंड आई एम द alumni। तो वो आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन ऑफ लीविंग अ न्यूली प्रोमोटेड मैनेजेरियल जॉब एंड गोइंग टू द यूएस। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस था दुबई जाने का, दैट वाज 2020, और मैं एक साल बाद वापस आया, और फिर अब मैं विद इन पाकिस्तान इस्लामाबाद टू कराची मूव हुआ। और इस्लामाबाद टू कराची भी एक बड़ी मूव है, क्योंकि इस्लामाबाद इज अ पीसफुल स्मॉल ब्यूटीफुल सिटी एंड कराची इज अ अर्बन मेट्रोपॉलिटन कंक्रीट सिटी। पेस ऑफ बिजनेस डिफरेंट है। तो आई थिंक बिगर पिक्चर जहन में रखनी पड़ती है। अगर आपके जहन में बिगर पिक्चर है, बिकॉज आई न्यू आई वाज कमिंग एज अ चीफ एचआर ऑफिसर फॉर अ बिग ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड अगर मैं कंफर्ट जोन से अपने आप को नहीं निकालूंगा तो फिर वो कहते हैं ना, फिर रोना भी नहीं चाहिए कि जी जिंदगी में करियर नहीं बन रहा। करियर बनाने के लिए मुझे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा। yes, at times it becomes very difficult because you are used to a lot of things in your life which are your comfort zone। आपकी सोशल एक नेटवर्क होता है, दोस्त होते हैं, घर वाले होते हैं, तो बहुत सी चीजें आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो। द मोमेंट यू आर इन अनदर सिटी, आपको वो स्क्रैच से करनी होती हैं, इंक्लूडिंग योर लॉन्ड्री एंड योर कुकिंग एंड एवरीथिंग। सो ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट, बट अगेन बिगर पिक्चर को जहन में रखना एंड देन उस विजन की तरफ बढ़ना, और ये रिजिलियंस वाकई काम आती है। if you have good inspirational figures in your life, my brothers have always moved out of their comfort zones. One did a PhD in from Germany, so उसको भी मैं जब देखता हूँ तो एक इंस्पिरेशन सी फील होती है। सो डे टू डे चैलेंजेस को बंदा मैनेज कर लेता है। थैंक यू सर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हेन देखिए कंफर्ट जोन में जब आप आ गए तो अपने आप को डेड डिक्लेयर करते हैं। जैसे कहते हैं ना, लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आप सारी जिंदगी लर्न करते हैं। और सारी जिंदगी लर्न करना है, अपनी डिग्री को, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना, नई डिग्रीज हासिल करना, नई सर्टिफिकेशन लेना, नई चीजों को सोचना। इसीलिए जो मिसालें देते हैं कि 65 साल की उम्र में KFC स्टार्ट हुआ था, चीजें थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्ट जोन से निकलें। याद रखिएगा, कंफर्ट जोन तो मतलब अगर इस चीज को कंफर्ट जोन कहा जाए कि नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप अपनी जगह से ना हिलें इसलिए कि यू टू सेटिस्फाइड, तो वक्त तो कोविड भी तो आ गया था ना। ऐसे बहुत लोग जो जो जिनमें चेंज आई, जो रेडी थे, जो हमेशा से आती हैं कि जी सब डिसीजन लेने के, वो कोविड में सरवाइव कर गए। इसलिए कि कोविड एक तरफ बहुत मुश्किल आती है, एक तरफ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। कोविड के बाद बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप रेडी रहे ऑन टोस कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए। हाँ, कैलकुलेटेड है, हर एक का डिफरेंट है, वी कैन नॉट जनरलाइज, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेडी रहें कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए। लाइफ में डिसीजंस आते हैं, आप अपनी चीजों को एवेलुएट करें, देखें, मगर ये बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आगे आगे आपने बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और आपके अंदर ये एक बहुत बड़ी, आपको पता है तमाम बड़ी कंपनी जब जो HR फॉर्म भरवाती है इनिशियली, उसमें होता है कि आर यू विलिंग टू रीएलोकेट, रिलोकेट, इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रोथ के लिए आपको जाना पड़ता है, ग्रोथ के लिए जाना पड़ता है। चलें अगला आगे चलते हैं। एक टॉपिक भी और है, और एक सलमान साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। सर इन रेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हाउ इक्विटेबल अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड फॉर हैविंग ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी? ये सादिया परवीन कुरैशी साहबा पूछ रही हैं, ये PhD स्कॉलर है पब्लिक मैनेजमेंट फातिमा यूनिवर्सिटी की, कि इन रेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हाउ इक्विटेबल अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड फॉर हैविंग ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी। थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा आसान करके बताएंगे जरा मेरे को। तो देखें, सर्वाइवल ऑफ इंग्लिश फिटेस्ट मेरी का अच्छी दौर है है ना। लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। जी जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का दौर है, जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव कर जाता है। यू हैव टू बी द ऐसा ही बेस्ट टू सर्वाइव, ठीक है। है। ऐसा ही है। इक्विटेबल अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड कि ऑर्गेनाइजेशन हार्मनी मेंटेन करते हुए कैसे इस जंग में जाया जाए।
कैसे इस चीज को अडॉप्ट किया जाए, इसलिए कि दौड़ लगी हुई है। मैं इसको ज्यादा आसान उसमें कहूंगा कि एक दौड़ लगी हुई है, हर आदमी बेस्ट देना चाहता है, और ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि जो बेस्ट नहीं होगा वो सिर्फ जो फिटेस्ट है, ये गेम है, जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, बाकी निकल जाएगा। और आपने सेम टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल भी हार्मनी भी रखनी है, चीजों को ड्रॉप करना है, तो इसमें क्या किया जाए? ऐसे दौड़ जो लगी हुई है, इसको कैसे हम इस चीज पे इसको कैसे, और ये पीएचडी स्कॉलर है, ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन आप कह लें, एज ए लीडर कह लें, एज ए मैनेजर कह लें, किस तरह इस कल्चर को, इस चीज को किया जाए कि जी काम की ग्रोथ, अगर आपके सर पे हर वक्त ये चीज सवार रहे कि जी सिर्फ फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसका मैं इस मुख्तसर चीज सा को थोड़ा सा, जी जी इसका प्लीज, आप क्या मैं आप कह रहे हैं, मुख्तसर सर? इसका जी मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा जवाब देना चाहूँगा कि देखें, अ, हर वक्त अपने आप को अपडेट रखना है आपने, बस इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अपने आप को अपडेट रखना है हर लिहाज से, जो कि आज के दौर में आपको वो ये चीज बिल्कुल भी जी नजर नहीं आती मामलात के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अगर मीटअप्स उठाकर देख लो, सेमिनार उठाकर देख लो, या किसी भी किस्म की कोई भी ट्रेनिंग एक्टिविटी होती है, आप वहाँ लोग देख लो कितने आते हैं, कितने कम होते हैं। क्यों? लोग अपने आप को अपडेट रखना ही नहीं चाह रहे, या अगर अपडेट रखना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियली मैनेजमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं है कि आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लो, या कोई सेमिनार अटेंड कर लो, या कोई मीटअप अटेंड कर लो। आपको अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज लाने के लिए अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, और अब जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे, आप वक्त के साथ साथ तब्दीली के साथ अपने आप को जो है ना वो मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। सादिया साहिबा, एक और इसको थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा सलमान साहब की बात पे। देखिए एक बात याद रखिएगा, हम्म। इंसान अपना बेस्ट दे, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। हम्म। आप रिसर्च कर रही हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट जो ऑर्गेनाइजेशन में रियल काम होते हैं ना, उसमें एक सिलसिला चलता है, उसमें खाली एक एक दिन का टारगेट नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। हाँ, ये फैक्ट है, ये जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होते हैं उसमें लेजीनेस की, लेथार्जी का गुंजाइश नहीं होती। तो व्हाट यू हैव टू डू, गिव योर बेस्ट एंड गिव योर ऑनेस्टली बेस्ट। जो आप कर सकते हैं, ऑनेस्ट रहे, अपने काम के साथ सिंसियर रहे और अपना बेस्ट देते रहे। बहुत टफ लाइफ में चीजें आती हैं जिसमें आप कह लें कि फर्मनेस जो है ना, आप स्टडी है, फर्म है अपनी चीज के ऊपर, वो आपको सरवाइव करवा दी जाती है। फैसल, आप ऐड करेंगे कुछ इस बात पे प्लीज? सर्वाइवल ऑफ इट, देखिए ये आपने ठीक कहा कि लेजीनेस और लेथार्जी की कोई जगह नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिजनेसेस एग्जिस्ट टू मेक मनी, एंड whoever comes in the way of that mission, वो कंपनी के लिए खटकता तो है आंखों में। ऐसी तो आप उसको किसी भी तरीके से पुट करें, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहें, हेल्दी कंपटीशन कहें, कुछ भी कहें, एट द एंड ऑफ द डे, इफ हम जब कभी कभी अपने आप को बिजनेसमैन के शूज में डाल के देखें, तो हो सकता है हम भी रोथलेस हों। ऐसे ही, ऐसे ही, इसलिए क्या बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस फाउंडर्स मेंटालिटी को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाया जाता है कि फाउंडर्स मेंटालिटी क्या है। जस्ट इमेजिन कि हम एज एम्प्लॉइज अगर हैं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो थोड़ा सा मैं इस बात को ज्यादा कर सकता हूँ कि एम्प्लॉइज हैं, आपकी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, आपको बड़ा बिल चाहिए। अल्लाह मियां ने ना कारोबार में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत रखा है ना, वो आपको दिल बड़ा करता है। इसलिए कि आप लोगों का रिस्क जब आपके रिस्क से जुड़ता है ना, तो बड़ी एक वो आती है, स्ट्रेंथ आती है। एट टाइम्स बिजनेसमैन उसी स्ट्रेंथ के बेस पे चल रहा होता है, हालात जैसे भी। तो हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट आप ऑनेस्टली अपना बेस्ट देते जाए, चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आंसर्स पे जाते हैं। टेक्निक्स टू प्रैक्टिस अडेप्टेबिलिटी इन डेली लाइफ, और ये एक साहब ने पूछा भी है, हसाब साहब ने, कि हाउ कैन वी ग्रूम अवर पर्सनैलिटी। क्या टेक्निक्स हैं जो हम डेली प्रैक्टिस करें अडेप्टेबिलिटी की आदत डालने के लिए? सलमान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। सही। सबसे पहले तो बंदे की अपनी नेचर में होना चाहिए ये चीज कि यार चेंज चेंज सबसे पहले बंदे की अपनी नेचर के अंदर होनी चाहिए कि यार आ, मुझे चेंज लेकर आना है, और मुझे चेंज लाने के लिए फिर जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज आ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर आप जो चेंज लाने की कोशिश करते हो या चेंज की तरफ जाते हो,
कुदरती आपके दिमाग में आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, आप किस किस्म का चेंज लाना चाह रहे हो, क्या चेंज लाना चाह रहे हो। तो इसकी टेक्निक क्या है इसका, तो शायद मेरे को, मैं शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप ठीक है, ठीक है, नो इशू, नो प्रॉब्लम। हसन साहब, सर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें टेक्निक ऑफ बिल्डिंग अडॉप्टेबिलिटी या रेजिलियंस, एक मेरा एक फिटनेस रिलेटेड मैं एग्जांपल दूंगा, शायद उससे रिलेट कर पाए लोग। वो कहते हैं कि जी, योर 80% मील्स शुड बी क्लीन एंड देन यू कैन डू 20% ऑफ चीटिंग, एंड वाइस वर्सा। अगर आप 80% चीट मील्स खा रहे हैं और 20% क्लीन, इट वोंट यू नो गिव यू फिटनेस। सो आपने ये देखना है कि मेरा वो जो रेशो है ना 80-20 का, कहीं वो आउट तो नहीं है, कि मैं 80% ऑफ द टाइम्स जो है वो क्या चीजें करता हूँ, क्या वो डिसिप्लिन और मेरी गोल की तरफ बढ़ने में मदद करती हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि ओकेजनली अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट्स, सो दैट्स नॉट गोना हैपन। So you can go for running 5 times a week and 2 times you don't. That's a good ratio. But if you do 1 time a week running and jogging, और बाकी आप 6 दिन if you are lazing around, then you should not expect results. So आपने क्या करना होता है, 1 को 2 में कन्वर्ट करना होता है, 2 को 3 में कन्वर्ट करना होता है, and it is very difficult because your body is tuned to certain comfort. उसको उस कंफर्ट से निकालना बहुत जरूरी है। सो ये अगेन पर्सनल एग्जांपल भी है। आई वाज स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, सो आई स्टार्टेड डूइंग वॉक एंड स्टार्टेड वाचिंग माय डाइट। तो अब आपने दोपहर को लेट से जी सैलड खाया, लेकिन आपको आदत तो रोटी की है, चावल की है, लेकिन अब आप रात को घर आए एंड नाउ यू वांट टू ईट ग्रिल्ड चिकन। सो एवरी एलिमेंट एंड एवरी पार्टिकल ऑफ योर बॉडी इज क्राइंग कि मेरे अंदर आप रोटी दें। तो यू हैव टू गिव दैट पेशेंस कि यार रोटी मिलेगी लेकिन ऑन द वीकेंड, या मैं वीकेंड पे पराठा खा लूंगा। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पे आपकी नेचर आपसे लड़ रही होती है। सो यू हैव टू फाइट योर माइंड टू बिल्ड दैट अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। अदरवाइज जो चल रहा है वो आपका कंफर्ट जोन है, वो आप कभी नहीं तोड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा डेली प्रैक्टिस की हम बात। देखें, अभी हसन साहब ने एक बात की थी कि समटाइम्स अगर आप जो ओनर्स हैं या उनके शूज में पहन के सोचें कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो, इसी तरह ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अडेप्टेबिलिटी को, चेंज को एक्सपेक्ट करने के लिए कि आप ना अपने तबीयत में धीमापन लाएं और जिनसे आप डील कर रहे हैं आप उनको समझने की कोशिश करें वो क्या है। एक मेरा एक मोटिवेशनल लेक्चर है, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। मैंने एक वो किया था कि तवाफ़े आरज़ू, एक गाना था राहत फतेह अली खान का। तो मैं एक दिन, बड़ी पुरानी बात है, बैठा सुन रहा था, मैंने तवाफ़े आरज़ू होता क्या है। एंड देन आई रियलाइज कि तवाफ़े आरज़ू ये होता है कि अपनी ख्वाहिशात का तवाफ करना, अपनी, कि आप जिससे अगले से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं है। तो चेंज, एम्ब्रेस, अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात का रिव्यू करें। कोलिजन कहाँ होता है, कहाँ पे जाके मसले पैदा होते हैं, जहां पे आपको चेंज एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। जब आपका दिल नहीं मानता, आप दूसरे की हरकत को, ये जो चीजें हो रही हैं, आपका दिल नहीं मान रहा होता, आपका जहन नहीं मान रहा होता, आप रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। एट टाइम्स अगर हम थोड़ा सा देखें, जैसे एक बड़ी वो थी कि गर्मियों में ना जो जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं या बाइक्स पे होते हैं वो बहुत गलतियां कर रहे होते हैं, बट ये कभी सोचें अगर आप एसी वाली गाड़ी में बैठे हैं कि आप एक बड़े कंफर्टेबल माहौल में बैठे होते हैं, अगला बंदा गर्मी में, शदीद गर्मी में कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो डेफिनेटली आपके स्टेट ऑफ माइंड में और उसके स्टेट ऑफ माइंड में डिफरेंस होता है। सिमिलरली जिनसे आप डील कर रहे हैं, जो चेंज आ रही है, कभी कभी आप उनके शूज पहन के देखें या सोचें कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या होते, तो क्या करते। तो आपको काफी दफा जवाब ये मिलेगा कि नहीं, आपको हौसला होना चाहिए। अगर अल्लाह मियां ने आपको बेहतर जगह पे दिया या आपके बस में है, उस चीज के ऊपर आपके इख्तियार में है, आप उस चीज पे हौसला कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त ज्यादा कर सकते हैं, तो चीजें ठीक होने चली जाएंगी। कहीं से एक पॉजिटिव एटीट्यूड स्टार्ट होता है, वो चेंज चलती है, वो कहीं ना कहीं जाके डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो अगर इस चीज को अपनी डेली लाइफ में ले आए, इस चीज को हम अपनी डेली लाइफ में ले आए, बिलीव करें, चीज चेंज एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, धीमापन आ जाता है लाइफ में। मैं खुद बड़ा एग्रेसिव रह चुका हूँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें धीमापन आ जाता है और आपको रेजिलियंस, लचक पैदा करना आसान हो जाता है। चीजें पर्पस के लिए होती हैं,
माय वे और हाईवे नहीं होता कि मेरी मर्जी होगी या कुछ नहीं होगा, नहीं, वी आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे आप सीनियर मोस्ट सीनियर पोजीशन पे बैठे हो। अभी सलमान साहब सऊदी अरब की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं एक 8,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में टॉप 10 में था, ठीक है। सीट हर जगह होते हैं, कुछ जगह पे हो अच्छे हालात होते हैं तो पैसे निकलते हैं, जब बुरे हालात होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो टाइम में ना दें। तो ये एक जगह हाँ किसी को जी। छाप नहीं कर सकते। मैंने ऑर्गेनाइजेशन हम्म, देखी हुई है सऊदी जर्मन से, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखी हुई है, जब प्रॉब्लम आती है अच्छे हालात में, ट्रेनिंग भी चल रही है, सब कुछ होता है, तो इंपॉर्टेंट होता है हर हालात में। हो सकता है मिसाल के तौर पर सलमान साहब अब सऊदी जर्मन जाए तो सऊदी जर्मन पहले जैसा ना हो, और वो सोचे कि जी मैं डेफिनेटली। पहले जब मैं आया था मैं वैसा ही हूं, और वो रिजिलियंस लचक ना शो करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बड़ा डेफिनेटली। इंपॉर्टेंट है लाइफ में, डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इस चीज में करना। एक क्वेश्चन है अच्छा, सर सलमान साहब, जी प्लीज। मैं थोड़ा सा जो है ना, सर रूहानी एतबार से जो है ना, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो टेक्निक जो इस वक्त मेरे दिमाग में बात आ रही है, कि रात का ये जो तहज्जुद का वक्त होता है ना, ये ऐसा वक्त होता है कि जब बंदा होता है और अल्लाह होता है। और ये वक्त ऐसा होता है कि आपकी नफ्सियाती कैफियत, जिस्मानी कैफियत, आपकी सोच, आपके दिल और दिमाग में जो भी चीज होती है, जब आप तहज्जुद के वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, आप अपने दिल की हर बात जब अल्लाह पाक से शेयर करते हैं, वो लम्हा ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली फिर वो अल्लाह पाक आपको डायरेक्ट गाइड कर रहे होते हैं उस वक्त, कि इस ऑटोमेटिकली आपके दिल और दिमाग में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि इस काम को आप ऐसे कर सकते हो, इस काम को आप ऐसे कर सकते हो, ये सोच लाओ इस सोच को वो खत्म करने के लिए। तो ये जो तहज्जुद का वक्त है ना, ये एक सबसे बेहतरीन टेक्निक है अपने सारे मसलों को हल करवाने के लिए अल्लाह की बारगाह से। ये मैं एक ऐड करना चाहूंगा। यू सो मच। सादिया परवीन साहिबा पूछ रही हैं, एक तो क्वेश्चन पे थैंक यू कर रही है, सेकंडली कि हमारे वुमेन स्पीकर हमारे पैनल पे नहीं है। सादिया साहिबा हमारे पैनल पे तकरीबन 100 स्पीकर्स हैं, जिनमें से 43 खवातीन हैं और 57 मर्द हैं, ठीक है। तो किसी पे आपको दो दो खवातीन भी मिल सकती है, किसी पे एक खातून और एक साहब भी मिल सकते हैं, तो ये है। तो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि हमारा कैलेंडर अगले 6 महीने के लिए चलता है। तो जो एक्सेप्ट होते जाते हैं हम करते जाते हैं, हमारी कोशिश होती है हर एक को मौका दिया जाए। तो टोटल आउट ऑफ 100 कंसल्टेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से 43 खवातीन हैं, और अगर वो 57 भी हो सकती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हर जो भी कैमरे पे आके फेस करने को तैयार होता है विद टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, दे आर मोस्ट वेलकम। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ मेल वो समथिंग। खवातीन अगर आप हमारे देखें यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे पिछले सारे हमारे मौजूद है, तो आपको बहुत सारी खवातीन जो है वो हमारे मुख्तलिफ पैनल्स पे नजर आएंगी। सलमान साहब एक क्वेश्चन है, उसके बाद मैं हसन साहब के पास जाऊंगा। सर, हाउ कैन आई चेंज माय बिहेवियर इन द टॉक्सिक एंड अनर प्रोडक्टिव कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय? वो अपना कहते हैं मैं अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करूं, इंतहाई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, प्रोडक्टिव कल्चर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के लिए, तो अपने अपने आप को कैसे चेंज करें, अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करें? हमने इस टॉपिक पे बात कर ली है डेली, फिर भी अगर आपको चैट करना चाहें। अपने आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, बस मैं यही कहूंगा। आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट कहाँ नहीं है, पहली बात तो ये है। मैंने ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अप्रोच करते हुए मुझे देखा है कि वो मेरे को कहते हैं कि सलमान सर, हम यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाह रहा, राइट, बड़े बड़े बिल्कुल। नाम कराची के अंदर, बड़े बड़े नाम। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि सिर्फ कल्चर की वजह से, वही आपकी वाली बात, कि अब हम इस कल्चर, इस टॉक्सिक कल्चर के अंदर जो है अपने आप को एडजस्ट कैसे करें। सर, एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? वक्त और हालात कभी सर एक जैसे नहीं रहते, ये इसका ताल्लुक है आपके माइंड सेट से। आप नफ्सियाती तौर पे जब ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे ना, देखें जितनी जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आप सुकून में आ जाएंगे। रियलिटी क्या है? कि ठीक है, पहले मैं एक अच्छे मकाम पे था, आज मैं अगर अच्छे मकाम पर नहीं हूं, तो दिस इज द रियलिटी। अल्लाह ताला ने अगर मुझे आज यहाँ बिठाया है इस जगह पे, थोड़ी नॉर्मल मीडियम जगह पे, तो इसका मतलब अल्लाह पाक मुझे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ सबक देना चाह रहे हैं। इस चीज को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आप सुकून में आ जाएंगे, आप सरवाइव कर लेंगे। लेकिन अगर आप वक्त और हालात को के साथ समझौता नहीं करेंगे, आप सरवाइव नहीं कर सकते, और आपके दिमाग में वही नेगेटिविटी रहेगी।
तो मेरी तो बात मेरे मैं तो ये कहूंगा कि वक्त और हालात के साथ सबसे पहले समझौता करना सीखें। ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आप हर चीज को जो है सरवाइव करना सीख जाएंगे। थैंक यू सर। हसन साहब, सर एक अब्दुल गफ्फार साहब के क्वेश्चन है। अब्दुल गफ्फार साहब कहते हैं कि सर, इट इज ऑब्जर्व दैट कंपनीज आर नॉट वेरी सीरियस फॉर पीपल डेवलपमेंट, दे आर टास्क एंड सेविंग ओरिएंटेड, so making change and adopting it remains least priority there, while ideas and techniques shared today were valuable। तो इन्होंने एक वो भी किया, तारीफ भी की, बट सर देखें, चैलेंजिंग तो आपको भी पता है चीजें हैं, और खासतौर पे जब टफ इन्वायरमेंट होती हैं, कंपनीज मनी मेकिंग के लिए बनती हैं। तो एज एन एम्प्लॉय, एज ए टीम मेंबर, हम कैसे इस चीज को हेल्प आउट कर सकते हैं, या अपनी अपने उसके अंदर रह के, अपनी कैपेसिटी में रह के कैसे इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं? बिल्कुल। पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा टॉक्सिक जरूर, एनवायरनमेंट वाले पे। जरूर। मैं थोड़ा सा, मेरा डिफरेंट व्यू है सलमान से। मेरे ख्याल में टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ देना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं इफ अ फ्लावर इज नॉट ब्लूमिंग यू डोंट ब्लेम द फ्लावर, यू ब्लेम द एनवायरनमेंट। तो Right. भाई, अगर अल्लाह ने रिस्क का वादा किया हुआ है तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक हद तक जरूर रिजिलियंट होना ठीक है, एक हद तक बर्दाश्त करना ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आप वो टॉक्सिविटी सारा दिन लेंगे और 9 to 6 और फिर घर आएंगे और आप अपनी फैमिली पे उतार देंगे, या वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे अगर अफेक्ट कर रही है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है करने की। इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन, इफ यू हैव गुड एटीट्यूड, इफ यू आर अ गुड एम्प्लॉई, अल्लाह आपके रास्ते बनाएगा। तो मेरे ख्याल में एक हद तक बर्दाश्त करें। सिस्टम को एक अकेला इंसान चेंज नहीं कर पाता। सिस्टम्स आर बिगर देन इंडिविजुअल्स। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बुरे सिस्टम में कोलैप्स हो जाते हैं। और आप बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने है। तो एक हद तक रिजिलियंट होना ठीक है। उसके बाद लर्न टू मूव ऑन, लर्न टू मूव ऑन फ्रॉम द टेबल वेयर द रिस्पेक्ट इज नॉट सर्व्ड। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पे फोकस नहीं है। तो ये ऐसा है, बिल्कुल है। तो जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि देखें, somehow you have to present the results of your efforts in a way that it has helped the business। I'll give you an example। मैं एक प्रोग्राम करता था कम्युनिकेशन पे, और उसका नाम था हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। तो उससे बहुत से बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और चूंकि मैं उन्हीं के प्रमोशन केसेस में बैठता था, तो आई वॉज एबल टू टेल द मैनेजमेंट कि जी, इन्होंने ये वाला प्रोग्राम अटेंड किया और उसके बाद इतनी एफर्ट की, जिसके बाद अब ये अगले ग्रेड पे जाने के लिए तैयार हैं। सो इफ यू डू नॉट लिंक योर ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट टू सम आउटकम्स, इट विल जस्ट बिकम अ ट्रेनिंग सेशन। कि जी, लोग गए वहां पे, लंच था और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई और लोगों ने सर्टिफिकेट लिया और वापस आ गए। बट समहाउ यू हैव टू टेल दैट हाउ दैट ट्रेनिंग इम्पैक्टेड द बिजनेस। हमने 10 लोगों को अगर भेजा पावर बीआई सीखने पे, तो जब वो सीख के आए तो उन्होंने कौन से प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया। हमने 10 लोगों को भेजा लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करने पे, तो क्या कंपनी के कल्चर पे इम्पैक्ट आया। सो आई गिव अ वेरी क्विक एग्जांपल। हमने स्किटमा से करवाया था लीडरशिप केयर एंड ग्रोथ मॉडल फॉर बेस्ट वे। तो उसके बाद मैंने 3 किस्म की चीजें बनवाई। वन, ट्रेनर ने हमारे लोगों के बारे में क्या कहा। टू, हमारे लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में क्या कहा। थ्री, लोगों ने अपने लीडरशिप चैलेंजेस रिपोर्ट किए, उसकी एक हमने पीडीएफ फाइल बनाई। एंड लास्टली एक चीज थी लीडरशिप डायरी। उन लोगों ने अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में कौन कौन से लीडरशिप एक्शन लिए, जिसमें था अप्रिसिएशन, उसमें से काउंसलिंग, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, एटसेट्रा। तो 4 पिलर्स पे वो ट्रेनिंग का आरओआई स्टैंड करता था। इवन देन आई वुड से कि दिस वाज जस्ट एन एफर्ट, इट वाज नॉट समथिंग जो मैं बहुत टेंजिबल प्रेजेंट कर पाता। बट एफर्ट इज बेटर देन नो एफर्ट। सो अपनी सारी ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए। एचआर के लोगों को और लाइन मैनेजर्स को उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इफ, और यू डोंट नीड टू डू फैंसी प्रोग्राम, यू कैन डू अ लॉट ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एंड देन योर बिजनेस केस विल डेवलप। यू टेक दैट बिजनेस केस एंड गो टू द मैनेजमेंट। यो कहते हैं ना, पैसे मांगते हुए भी बच्चे को रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं। पॉकेट मनी आपने अगर बढ़ानी है तो आपको कुछ तो रिजल्ट्स दिखाने होंगे। चलेगा, बिल्कुल।
थैंक यू सो मच सर। साबित अली साहब कहते हैं जी, शेयरिंग ऑफ पावर्स फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट इज नॉट यूजुअल इन पाकिस्तान, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू ओवरकम दिस और एनी आइडिया टू कन्विंस हायर मैनेजमेंट? साबित अली साहब, शेयरिंग ऑफ पावर्स फ्रॉम हायर मैनेजमेंट पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात नहीं, याद रखिएगा। शेयरिंग पावर कोई शेयर नहीं करता। एक अल्फला बैंक के प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, मैंने उनके कुछ अर्सा उनके साथ काम किया। वो हमेशा एक बात कहते हैं, तो कहते हैं कभी अथॉरिटी मत मांगो, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगो, अथॉरिटी खुद ब खुद चल कर आएगी। तो याद एग्जैक्टली। रखिएगा ये, और ये पाकिस्तान को खाली ना वो करें, ये पूरी दुनिया में पावर अपनी कोई शेयर नहीं करता। आप घर में अपनी पावर शेयर करते हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी अपनी टीम में आप अपनी पावर शेयर करेंगे, ये नेचुरल है। तो याद रखिएगा, सेठ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो है ना बिगेस्ट टाइकून हो, चाहे वो ओनर हो, वो हमेशा खुश होता है जो कोई आके उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगे कि जी मैं इस चीज का जिम्मेदार बनना चाहता हूं। ऑटोमेटिकली जब वो आपको जिम्मेदार बनाएगा, अब और जब आप उस जिम्मेदार बनने के अहल भी होंगे और जिम्मेदार बनने के ख्वाहिशमंद भी होंगे, ऑटोमेटिकली जब वो जिम्मेदारी आपको देगा तो उसकी पावर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। ये याद रखिएगा, पावर कोई शेयर नहीं करता। पावर शेयर किस लिए करेगा? अपनी, मेरे पास एक पावर है, मैं क्यों शेयर करूंगा? हाँ, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, कोई शेयर करने का आए, सो बिस्मिल्लाह, इसलिए कि वो रिस्पॉन्सिबल भी तो होगा। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। हम चार डायरेक्टर्स हैं, दो एक्टिंग डायरेक्टर्स हैं, हम काम करते हैं, हम उसी को बहुत हमें अच्छा लगता है वो एम्प्लॉय जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहता है, और उस दिल से काम करे कि हमें लगे कि यार ओके, फाउंडर्स मेंटालिटी है कि जी हमारे साथ बैठ के काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल भी है। जब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑटोमेटिकली हम पावर खुद ब खुद उसको देंगे। ये हर जगह होता है। हम भी, जब मैं जॉब करता था तो यही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगो, पावर खुद ब खुद चल के आ जाती है। इसी के साथ हम आज के काम करेंगे, घंटा हो गया है। सलमान साहब, क्लोजिंग रिमार्क फॉर अवर ऑडियंस, जस्ट सेशन क्लोज करेंगे, फिर आपसे लूंगा, फिर हसन साहब के पास जाऊंगा। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो एक था टॉक्सिक एनवायरनमेंट के हवाले से, मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, ज्यादा तवील नहीं, बस छोटा सा जी गुफ्तगू का जी जी। एंड करते हैं। मैं जब पाकिस्तान आया और फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ज्वाइन की, जब मैंने ज्वाइन की तो वहाँ के एमडी ने मुझे बताया, यार यहाँ ये बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये फाइनेंस मैनेजर ऐसा है, ऑडिट मैनेजर ऐसा है, आईटी मैनेजर ऐसा है, तुमने यहाँ किसी से मुलाकात नहीं करनी, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बड़ी वीआईपी डिक्टेशन मिल गई फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे मैं उन सब से मैंने मुलाकात की, जाके उनके सबके साथ मैं बैठा, मैंने गपशप लगाई, मैंने उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन कायम करने की कोशिश की, जो कि मेरे से पहले एचआर टीम ने ये काम बिल्कुल नहीं किया हुआ था। सारे एक दूसरे के साथ वो तलवारें रख के बैठे हुए थे, वहां से वो ईमेल पे तलवारें चल रही हैं, वहां से वहां ईमेल पे तलवारें चल रही हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। मैंने, जब मैं आया तो मैंने आते ही सबसे पहले एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कायम किया, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना। तो ये बंदे के अपने ऊपर होता है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट सब जगह है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाहर ममालिक में भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कहीं ना रेशो का फर्क है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। आपके अपने अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को। और सबसे बेहतरीन चीज मैं फिर कहूंगा, आपकी कम्युनिकेशन गैप। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते हो, मुलाकातें करते हो, और ऐसा एनवायरनमेंट, खाना पीना एक साथ, उठना बैठना एक साथ, एक फ्रेंडली रिलेशन जब आप कायम कर लेते हो ना, तो वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट का रेशो कम हो जाता है। खत्म नहीं हो सकता लेकिन कम हो जाता है, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक। और आज का सेशन में शुक्रिया बहुत। अदा करना चाहूंगा आपका, दोस्त मेरे साथ हसन भाई जो बैठे हुए हैं, आपका, और तमाम ऑडियंस का, जिन्होंने ये प्रोग्राम सुना, देखा, हमें बर्दाश्त किया, हमारी सऊदी जर्मन की बातों को बर्दाश्त किया। और सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर क्लोजिंग रिमार्क्स पे सेशन को क्लोज करेंगे। बिल्कुल। देखें, ये सलमान साहब ने तो बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया, तहज्जुद वाला। तो मैं थोड़ा सा सिंपल दूंगा। योर resilience and your adaptability has to do with your mental and physical strength. Your mental strength, your complements your physical, and your physical strength complements your mental strength. So इन दोनों का आप ख्याल रखें। और बाकी हर दूसरे साल अपने आप से ये जरूर सवाल करें कि am I in my comfort zone or am I outside my comfort zone? It may be a new industry, it may be a new company, it may be new colleagues, it may be a new assignment. So not necessarily you become a job hopper, but you can do some new skill, some development, ताकि आप में वो resilience और adaptability develop होती रहे। तो तहज्जुद मुश्किल लग रही है, बाकी काम जरूर करें।
थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया हसन साहब, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन। ऑडियंस आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, अच्छे क्वेश्चंस हों तो सेशन और मजेदार हो जाता है। इंशाल्लाह अगले महीने हम वेबिनार सीरीज नंबर 36 के साथ किसी नए टॉपिक हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।